अजीज दोस्तों नमस्कार। आज कुछ लोगों के ज़रिए हम आपको कुछ लोगों की वीडियोस दिखा के कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। मैं भारत में एक कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, जो कि भारत की डेवलपमेंट में हमेशा फ्रंट लाइन पे रही है। और सिख कम्युनिटी भारत के प्योर पैट्रियोट नेशनल हैं। कुछ बाहर बैठे सिखों की हरकतों की वजह से आप पूरी सिख कम्युनिटी को मलाइन नहीं कर सकते, और ये चीज़ सरकार भी समझती है। इसलिए इस सरकार में सिखों के साथ कहीं भेदभाव नहीं हो रहा, कहीं कोई उनके वो नहीं हो रही, और इनके लिए काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि अभी एक सिखों के गुरु ग्रंथ आए थे तो योगी जी गए थे एयरपोर्ट लेने के लिए। इस तरह सिखों को कई सहूलतें दी जा रही हैं। इसी हवाले से एक जो रोपवे बनाया गया है, इसके बारे में ये आपको बताएंगे दलेर मेहंदी साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पूरे ही सिख समाज नूं और गुरु नानक नाम लेवा नूं और पूरे हिंदुस्तान नूं मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय श्री मोदी जी ने, साढ़े पीएम साहब, उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा कमाल ये किया है, बड़ी घोषणा की है कि हेमकुंड साहब के दर्शन अब हर लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि गोविंद घाट से गोविंद धाम से सीधा हेमकुंड साहब रोप वे सिस्टम शुरू हो रहा है, रोप वे लग रहा है। रोप वे का फायदा यह है कि बच्चे बुजुर्ग बड़े आसानी से सीधा हेमकुंड साहब गुरुद्वारा दर्शन कर पाएंगे। मोदी जी, गुरु नानक महाराज आपके ऊपर बहुत बहुत खुशियां करें, आपको और लंबी उम्र, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती बख्शे कि आपने इतना बड़ा काम किया है। और ये सब सिखों का आपके लिए बहुत बहुत प्यार, इंक्लूडिंग दलेर मेहंदी। जूंदे रहो, वसदे रहो। अजीज दोस्तों, एक कैरेक्टर है भारत की पॉलिटिक्स का। भारत की पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी राजनीति होती है वहाँ पे, और उसमें ख़ास तौर पे 2014 से पहले के जो पॉलिटिशियंस रूल करते रहे उन्होंने बड़ा गंद मचाया है। तो एक कैरेक्टर है आज़म खान, समाजवादी पार्टी के, और आपको पता ही है कि आज़म खान कितना कैरेक्टरलेस आदमी है। इसने, आपको याद होगा कि कई महिला पॉलिटिशियंस के बारे में गंदी गंदी बातें भी की थीं, और एक इंतहाई कैरेक्टरलेस इंसान है। आज़म खान कौन है? आज़म खान किस तरह आज ये एक नेता बना हुआ है, सुनिए जरा पुष्पेंद्रा जी से। और है अल्लाह मियां के पास, आपको पता ही नहीं है। 1971 वॉर में, 65 वॉर में एक आदमी रामपुर में 10th क्लास में पढ़ता था। 65 वॉर में रामपुर कैंटोनमेंट एरिया से जब फौज जा रही थी, उसने लोगों के साथ 20-25 लड़कों के साथ मिलकर सड़क खोद दी थी। उस जमाने आईबी नहीं थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं बना था। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय थे। उस लड़के ने मिलकर, मैं 65 की बात बता रहा हूं, उसने सड़क खोद दी। आदमी के, आर्मी का जो कन्वॉय था वो घंटों रुके रहे। 10वीं क्लास का लड़का था। सहाय साहब ने उसको अरेस्ट किया। दिल्ली से ऑर्डर गए कि इसको शूट कर सकते हैं आप, लेकिन सहाय साहब ने यह सोच के कि यंग लड़का है, गलती हो गई होगी, उसकी धुनाई तबीयत से की, और फिर यह कहा कि 24 घंटे में शहर छोड़ दो तुम। ये कोई मामूली लड़का नहीं है। वो आदमी रामपुर से भागा, रातों रात अलीगढ़ आया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो दूसरा पाकिस्तान है, आपको पता ही है। वो वहां रहा, वो बड़ा हुआ, वो पढ़ा, वो इस देश की नपुंसक राजनीति का हिस्सा बनते हुए समाजवादी पार्टी में बना, और जिसका नाम है आजम खान। वो आपकी सत्ता के शीर्ष पे चला गया, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। इसलिए नेशनल हाईवे पे पंचर की दुकान भी खुल रही है तो वहीं खुल रही है, मैकेनिक की दुकान भी वहीं खुल रही है, कि इसी आपदा के समय रात में किसने खोदा किसे पता चलेगा।
एक्सप्रेस वे तो आप बना रहे हैं, इस एक्सप्रेस वे पे कौन सी विचारधारा चलेगी इसको भी तो तय करिए। इसलिए 95 में क्या हुआ, आप चुप रहे, यहां भी 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून भारत की संसद में रख के पास कर दिया गया, आप नहीं बोले, आप नहीं बोले। महंगाई पे बाजार बंद, जीएसटी बढ़ गया, बाजार बंद, इनकम टैक्स कम दो इसलिए काम नहीं करेंगे। हम यही करते रहे ना, यही किया। 2013 में भारत की संसद में वक्फ प्रॉपर्टी कानून को एक कानून बना दिया गया। आपको बताऊं, आप सुनना चाहते हैं? सच में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 के तहत उस कानून में ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि ये जो हॉल है आपका, ये सरकार का होगा या किसी प्राइवेट आदमी का होगा। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड अगर सिर्फ ये लिख के भेज दे कि ये हॉल वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, आपको नोटिस भी सर्व नहीं होगा, एज पर द कानून नोटिस सर्व नहीं होगा। एक आदमी आएगा और ये कहेगा भाई इसको खाली करो, हटाएं इसको। आप पूछेंगे क्यों? बोले कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी पे है, आपके कानून के तहत उसे प्रूफ नहीं देना, उसे सिर्फ कहना है। धक्के देख करके बाहर निकालेगी, सब बंद करके ताला लगा करके वक्फ प्रॉपर्टी वालों को चाबी दे देगी। आप बड़े कानून, उसूल, मर्यादाओं से चलने वाले महान नागरिक हैं देश के, आप अपने कागज लेके जाएंगे, उस कानून के तहत हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। आपसे कहा क्या है, क्योंकि आपको सोने की आदत है, सोइए। यह कहा गया है कि आपको अपनी लड़ाई लड़ने, अपने कागज लेके वक्फ प्रॉपर्टी का जो बोर्ड है उसके ट्राइब्यूनल में अपील कीजिए। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस बात में क्या सत्यता है, यह मन में आपके आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इतनी चौंकाने वाली बातें हैं, हमें कैसे नहीं पता, हम तो रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, हम तो रोज 1 घंटे टीवी देखते हैं। यही आपको लगता होगा ये सारी बातें मुझे ही क्यों पता हैं? जाइए घर पे वेरीफाई करिए। कल भी मैंने कहा और आज फिर कह रहा हूं, नई नई शादी हमारे यहां बच्चे करते हैं, लड़के लड़कियां, पूरा परिवार शामिल होता है, शादी होती है, बड़ी खुशी होती है, और पति भी कमाल का आदमी होता है। अपनी अच्छी खासी पत्नी को, जिसके साथ अभी जीवन उसने शुरू किया है, सबसे पहले उसे ताजमहल दिखाने ले जाता है। मैं पूछता हूं, कभी 2 बार अपने मन से भी तो पूछा करो कि यार हम ये क्या करने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या दिखाने ले? ताजमहल क्योंकि हमें पढ़ा दिया गया है, तो हमारे मां बाप की, हमारे बड़ों की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये गलत लिखा है बेटा, ये नहीं है। ताजमहल एक कब्र है किसी की, उसे खूबसूरत बना दिया गया है और कहा गया ये मोहब्बत की निशानी है। उनकी अपनी किताबों में लिखा है ये मोहब्बत की नहीं, ये तकलीफ की निशानी है। और वहां वो बेचारे जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और बेचारी लड़की भावुकता में अपने पति से कहती है तुम भी मेरे लिए बनवाओगे? अभी जीवन शुरू किया है, वो बनवाने के चक्कर में लगे। उस ताजमहल को जिसे दुनिया के लोग आते हैं, आप उसे शान से दिखाते हैं, और भारत की प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति हर आने वाले विदेशी मेहमान को ताजमहल देता था कि यह भारत की पहचान है। भारत का राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को भारत की पहचान के रूप में ताजमहल देता था। यह हमारा मानसिक दिवालियापन है। उस ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है, सारे अधिकार सरकार से ले लिए हैं। अब उस ताजमहल का मेंटेनेंस को छोड़ करके सारा पैसा वक्फ बोर्ड के पास जाता है, और भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से 5 साल से अपील ही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रही।
ताजमहल चला गया भारत सरकार के हाथ से, वक्फ वालों ने कहा ये तो हमारी प्रॉपर्टी पे है और ये हमारी है। कोई जवाब नहीं है। छोटे मोटे के घर पे कब्जा नहीं किया है, वहां से शुरू किया है। तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हमारे घर पे आओगे तब देखेंगे, तब तक आप रहेंगे? भारत में जो पॉपुलेशन 85% रहती है, तो मेरा ख्याल है कि उस धर्म को प्रमोट करना सबसे ज़रूरी है। आप मुझे दुनिया में कोई एक देश दिखा दें जहां 50% से 1% भी ज़्यादा मुसलमान हों और वो इस्लामिक कंट्री ना हो, तो फिर यहाँ पे सेक्युलरिज्म की पिपोड़ी क्यों बजाई जाती है? जबकि हिंदुइज्म में इस्लाम की तरह भेदभाव नहीं है, एक्सट्रीमिज्म नहीं है, दूसरों को मारने मरने की बातें नहीं की जाती। जैसा कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो फिर भुगतो। हिंदुइज्म तो कलेक्टिव उस पर बिलीव करता है, कोएग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, शेयरिंग एंड केयरिंग पे बिलीव करता है। तो क्यों ना इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट किया जाए। आज भारत के सबसे पॉपुलस स्टेट जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूपी, उसके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एक योगी हैं और बड़ी खूबसूरती से वो पूरे मतलब सबके साथ बराबरी का सलूक करते हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते धर्म या कास्ट, क्रीड, कल्चर किसी नाम पे, लेकिन बड़ा सही लेके जा रहे हैं चीज़ों को आगे। इनके जज्बात हिंदुत्व के बारे में जरा सुनिए। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं है। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है, तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक ये आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सबके सब मार डाले गए थे। और 1971 में 95,000 पाकिस्तानी कायरों को किस तरीके से मुर्गा बना करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था भारत के बहादुर जवानों के द्वारा। और अगर इसके बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं, तो एक बार पुनः देख ले अपनी ताकत को। मैं तो यही कहूंगा, अंत में मुझे केवल यही कहना है कि बहुत महत्व मत दीजिए, ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारत की संत परंपरा जाती है। सिंगापुर में मैं गया, मैं देर में पहुंचा,
जब एयरलाइंस में बैठने के लिए हुआ तो उसने मेरे कपड़े देखे और सबसे आगे की सीट में बैठे हुए लोग वो खड़े हो गए, वो मुझे बुलाने लगे कि आप आगे। मैंने कहा नहीं, मेरी सीट पीछे। कहा नहीं नहीं, आप आगे बैठिए। वहां की थाईलैंड में गए, वहां की बस में आगे की 2 सीट तो केवल संतों के लिए है, यानी मुफ्त में यात्रा करिए, जितनी यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, भारत की संत परंपरा का सम्मान है और भारतीय नागरिकों का सम्मान है। यह भारतीयता की देन है। ओबामा जी, इसके लिए किसी से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा प्रमाण हमारी विरासत है, हमें जो कुछ भी मिला है वह दुनिया के सामने है। लेकिन याद रखना, अगर कोई हिंदुत्व को छेड़ेगा तो वह मानवता की बर्बादी का संदेश होगा और कुछ नहीं होगा। हिंदुत्व दुनिया के अंदर सुख और शांति का प्रतीक है और विश्व हिंदू परिषद इसका नेतृत्व कर रहा है। विश्व सुरक्षा की गारंटी हो। मैं कहता हूं भारत के मौलानाओं से और भारत के पादरियों से भी, आज ISIS नाम का एक आतंकी संगठन इराक और सीरिया के अंदर जिस निर्ममता के साथ मानवता को कुचल रहा है, वहां पर यजीदी समुदाय के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी निर्ममता के साथ काटा जा रहा है। और यही नहीं, शिया मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, उसी बर्बरता के साथ काटा जा रहा है। भारत के सब मौलाना मुंह बंद किए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ISIS के खिलाफ बोलेंगे तो वह एक प्रकार से इस्लाम के खिलाफ वक्तव्य होगा। क्या इस्लाम का स्वरूप या बर्बर स्वरूप है इस्लाम का? हम आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? जब पाकिस्तान के अंदर वहां पर धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त पादरियों की निर्मम हत्या होती है, तो ओबामा कुछ नहीं बोलते, तब ब्रिटेन कुछ नहीं बोलता, तब ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोलता, तब दुनिया के अंदर वेटिकन सिटी से कोई आवाज नहीं निकलती है। मैं एक दिन पढ़ रहा था मक्का के बारे में, सऊदी अरब के इस पवित्र शहर के बारे में। कहा जाता है कि मक्का में कोई गैर इस्लामिक नहीं जा सकता, कोई गैर मुसलमान वहां नहीं जा सकता। वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ रहा था, वहां गैर ईसाई नहीं जा सकता। लेकिन काशी हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी है, धार्मिक नगरी है, काशी के अंदर सब लोग आ सकते हैं। अब उदार कौन है? यानी हमारी काशी में सब लोग आ सकते हैं, ऊंची ऊंची मीनारें बना सकते हैं, मीनारों से चिल्ला सकते हैं, तो भी हम पर आवाज, तब भी हम पर आरोप लगते हैं। लेकिन सऊदी अरब में, मक्का मदीना में कोई दूसरा नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, कोई दूसरा गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। वेटिकन सिटी में कोई गैर ईसाई नहीं जा सकता, लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं लगता है, आरोप हम पर लगता है। आप उन सच्चाइयों को देखिए। मसला यह है कि यहाँ पे मजहब की आड़ में क्या क्या गंदे खेल होते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक साहब ने पूरी डॉक्यूमेंट्री इस पे बनाई थी। वो मुख्तलिफ मस्जिदों में गए थे, मुख्तलिफ मदरसों में गए थे और वहाँ पे हलाला के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और बाकायदा हलाला इज ए बिजनेस। 10,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक मौलवी चार्ज करता है एक रात उस औरत के साथ सोने के लिए। ये एक घिनौना काम है जो मजहब की आड़ में खेला जाता है। और ये आप देख लें, बिहार में अभी मदरसे से हथियार पकड़े गए। तो मजहब को गंदा करने में मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ है और किसी दुश्मन को, मुसलमानों को, इस्लाम को ज़रूरत ही नहीं। इनके अपने मौलवी, इनकी अपनी मजहबी प्लेसेस, मदरसा और मस्जिदें गढ़ हैं सारी साजिशों के। आप मुझे ये बताएं कि मुसलमान हमेशा जुम्मे के दिन प्रोटेस्ट क्यों करता है? जुम्मे की नमाज के बाद इनके प्रोटेस्ट क्यों शुरू होते हैं? साफ आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह मुसलमान मजहब की आड़ में अपना गंदा खेल खेलता है और खुद इस्लाम को बदनाम करने में पेश है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। अभी अखबारों में पढ़ा, शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें।
जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज यह खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में यह कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। 10 वर्षों तक यह जो नेगोशिएशन हुआ है, यह एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, यह कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज यह सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बिटवीन IDS and Dassault Aviation. The commission is consideration thereof. The commission is payable after the delivery of the product by IDS and the receipt of the consideration thereof. आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कांग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये INC मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था। उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, HDW सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, VVIP ऑगुस्ता वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस। और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती। आप सोच के देखिए, 65 करोड़ से अधिक रुपए लेने के पश्चात भी ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, ये नेगोशिएशन फुलफिल नहीं हो पाए क्योंकि इतने में परिवार संतुष्ट नहीं थी और चाहिए। इसी कारण से ये डील मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। और धन्यवाद है मोदी जी का, जो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किए और आज राफेल हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान सुरक्षित है। कि कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार बेघर हो गई है। भ्रष्टाचार बेघर हो गई है और गांधी परिवार बेबस हो गया है। और उस बेबसी का आलम समय समय पर हमने देखा है। झूठ और भ्रम के माध्यम से जिस प्रकार कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, मैं एक शेर पढ़कर इसे अंत करूंगा। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए।